नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और इस समय वक्त हो चला स्पेशल रिपोर्ट का। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने दावा यह किया है कि उत्तर कोरिया के 3000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है या फिर वे घायल हो गए। यह किस ओर इशारा करता है, यह भी एक प्रश्न है। ज़ेलेंस्की ने आशंका यह जताई है कि उत्तर कोरिया रूस की मदद के लिए जल्द ही और सैनिकों को हथियारों के साथ मॉस्को यानी कि रशिया की राजधानी भेज सकता है। इसके साथ ही साथ ब्रिटेन ने एक नए सहायता पैकेज का भी ऐलान किया है। इसमें नेवल ड्रोन, वायु सुरक्षा प्रणाली और तोपखाना शामिल है। तो वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि जब से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक कई सैनिक सेना को छोड़ चुके हैं, क्योंकि सैनिकों के पास लगातार लंबी लड़ाई के दबाव के साथ साथ लंबे समय तक मोर्चे पर रहने से थकान से भी एक परेशानी पैदा हो जाती है। इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि लगातार साल से जंग का मोर्चा फुल प्लेज वॉर के रूप में दिखाई देता है। अब ऐसे में यहां पर कहीं ना कहीं जो दम है वो टूटता ही। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस पूरे आती हुई आपको दिखाते हैं। क्या यूक्रेन ने मार गिराए 3000 कोरियाई सैनिक? ज़ेलेंस्की कर रहे सैनिकों के मारे जाने का दावा। आखिर सेना को क्यों छोड़ रहे यूक्रेनी सैनिक? ब्रिटेन की मदद यूक्रेन को पड़ सकती है भारी। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश सालों से युद्ध की विभीषिका में झुलस रहे हैं। इस युद्ध में दोनों ने ही भारी नुकसान को झेला। युद्ध में रूस की मदद के लिए मोर्चे पर उतरे उत्तर कोरिया के सैनिकों को लेकर अब ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा ठोक दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि इस युद्ध में उतरे उत्तर कोरिया के 3000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई या फिर वे घायल हो गए। ज़ेलेंस्की ने आशंका जताई है कि उत्तर कोरिया रूस की मदद के लिए जल्द ही और सैनिकों को हथियारों के साथ भेज सकता है। ज़ेलेंस्की का दावा, 3000 कोरियाई सैनिकों को मारा। उत्तर कोरिया रूस को मदद भेज सकता है, भारी संख्या में सैनिक भेज सकता है, हथियारों की मदद कर सकता है कोरिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिस तरीके से इस जंग में उत्तर कोरिया रूस की मदद कर रहा है, उसे लेकर दुनिया भर के नेता कुछ नहीं कर रहे। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी यह कहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर कोरिया सुसाइड ड्रोन सहित अत्याधुनिक सैनिकों को रूस भेजने की तैयारी में जुटा है। इससे पहले यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरते हुए रूस के दोस्त उत्तर कोरिया ने अपने 10,000 सैनिक मॉस्को भेज दिए थे। इस पर नाटो ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यूक्रेन के साथ रूस के 3 सालों तक में अब उत्तर कोरिया भी शामिल हो गया। वह रूस की मदद के लिए अपने सैनिकों को मॉस्को भेज रहा है। जून में उत्तर कोरिया गए थे पुतिन। इससे पहले जून के महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया वे 24 साल बाद उत्तर कोरिया गए थे, जहां पर प्योंगयांग एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया था। इससे पहले पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात पिछले साल सितंबर महीने में हुई थी, जब किम जोंग रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पहुंचे थे। यूक्रेन को ब्रिटेन की मदद, चैलेंजर 2 टैंक, स्टार्टम शैडो क्रूज मिसाइल, जैवलिन मिसाइल सिस्टम, स्टारस्ट्रीक मिसाइल, AS-90 होवित्जर, M270 रॉकेट सिस्टम। इसके साथ ही ब्रिटेन ने एक सहायता पैकेज का ऐलान कर दिया है, जिसमें नेवल ड्रोन, वायु रक्षा प्रणाली और तोपखाना शामिल है। ब्रिटिश रक्षा सचिव जॉन हेली ने यह जानकारी दी है। अब ब्रिटेन के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स के तहत अगर बात की जाए तो यूक्रेनी सैनिकों के लिए प्रशिक्षण 2025 में भी जारी रहेगा, चाहे यूक्रेन की शांति प्रक्रिया में कोई भी प्रगति हो या संभावित युद्ध विराम हो। यूक्रेनी सैनिक क्यों छोड़ रहे हैं सेना? लगातार लंबी लड़ाई का दबाव, लंबे समय तक मोर्चे पर रहने से थकान, 2.5 साल से चल रहे युद्ध से निराशा, गोला बारूद की कमी, सैन्य उपकरणों की कमी, कड़ाके की सर्दी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव। तो वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि जब से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तब से लेकर अब तक कई सैनिक सेना को छोड़ चुके हैं, क्योंकि सैनिकों के पास लगातार लंबी लड़ाई के दबाव के साथ साथ लंबे समय तक मोर्चे पर रहने से भी परेशान हो जाते हैं। तो वहीं ज़ेलेंस्की का 3000 कोरियाई सैनिकों को मारने का दावा कितना सच है और कितना गलत, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो यहां पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि 3000 सैनिकों को घायल कर दिया गया या फिर उनकी मौत हो गई, ये कहना है। अब ऐसे में रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। अब ऐसे में अली शाह साहब, किस तरीके से आप समझते हैं इस पूरे प्रकरण को जिस समय यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है, लेकिन यहां पर उत्तर कोरिया को लेकर जो दावा कर दिया गया है कि 3000 सैनिक घायल हो गए, क्या एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के प्रयास में यहां पर नजर आते हैं ज़ेलेंस्की? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है और ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि देखिए 3000 सैनिक घायल होना ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम बात तो है नहीं। हाँ। तो बिल्कुल इसमें लग रहा है कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इस तरीके की वॉरफेयर भी एक माहौल यहाँ पे बन रहा है। और क्योंकि अगर 3000 सैनिक घायल हो जाएं, 3000 यानी कि जैसे कि एक ब्रिगेड की स्ट्रेंथ से भी बड़ा, बल्कि आप सोचिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आम बात नहीं होती कि भाई 30 सैनिक घायल हो गए या 300 भी 3000 कुछ ज्यादा ही फार-फेच्ड है मेरे को लगता है। बिल्कुल, लेकिन यहां पर 3000 सैनिकों के घायल होने की बात करना तो इनडायरेक्टली तौर पर तो फुल फ्लैश्ड वॉर को दर्शाता है एक तरीके से, अगर परिकल्पना की जाए कि वहां पर हालात क्या रहे होंगे। बिल्कुल, अगर 3000, देखिए मैं आपको ले आता हूं ताकि सब हर कोई समझ ले, एक बड़ा सिंपल उसमें, ताकि हर कोई कनेक्ट कर जाए। 1962 में बैटल ऑफ रजांगला हुआ था, हमारा ये चीन के साथ लड़ाई हुई थी हमारी। और बैटल ऑफ रजांगला में मेजर शिदान सिंह भाटी, जहां पे एक कंपनी थी कुमाऊं रेजिमेंट की, 120 जवान थे और हजारों चीनी सैनिक आए थे, हजारों। और वो जो युद्ध क्षेत्र था वो तितर बितर, इतना मतलब कुछ वहां बचा ही नहीं था, नष्ट हो गया था बिल्कुल। तो बैटल ऑफ रजांगला आज तक परमवीर मेजर शिदान सिंह भाटी परमवीर चक्र बैटल ऑफ रजांगला आज तक याद किया जाता है। हर कोई ने, किसी ने कहानी सुनी होगी ये, इसको इसलिए मैं इसको हिंदुस्तान से रिलेट किया कि 3000 सैनिक घायल होना वाकई में ये बियॉन्ड, मैं पर्सनली अगर मेरे को बोले एज अ सैनिक तो मुझे मानने में थोड़ा फार-फेच्ड लगेगा ये बात। एक हिचक सी होती है जब इस तरीके की बातें निकलकर सामने आती हैं कि 3000 सैनिकों को यहां पर मार दिया गया, उन्हें घायल कर दिया गया, जब इस तरीके के स्टेटमेंट वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से दिए जाते हैं। और अब ऐसे इस समीकरण के बीच में, ऐसी परिस्थितियों के बीच में, जो कि परिस्थितियां बेहद ज्यादा सेंसिटिव हैं इस समय रशिया और यूक्रेन के तौर पर, क्योंकि रशिया पहले ही कह चुका है कि अगर कोई यहां पर अटैक होता है तो नाटो की तरफ से सामूहिक अटैक माना जाएगा, परमाणु संयंत्र जो है वो सक्रिय करने को लेकर अभी थोड़े समय पहले भी बात हुई थी। लेकिन यहां पर इस बात के मायने क्या निकलते हैं भविष्य गतिविधियों को देखते हुए अगर बात करें, मोहम्मद अली शाह साहब, क्या मायने आप देखते हैं इसके? देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल कोरिलेट करके दिखाता हूं मैं आपको। अभी एक आरोप आ रहा है कि इजराइल ने, हो सकता है कि सीरिया के ऊपर हल्का सा एक परमाणु बम छोड़ा होगा, हल्का सा। हाँ। इस पे रेडिएशन आई और एक भूकंप आया हल्का सा, और रिपोर्ट भी है इसके मुताबिक, हालांकि कोई पुष्टि हुई नहीं है इसके बारे में। वैसे ही रशिया कहती है कि जो क्रिसमस डे अटैक था यूक्रेन ना सक्सेस, वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने रिएक्ट किया इसके ऊपर। अब ये सब बातें जो हैं ये अफवाहें भी हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो सकती हैं। इसके कितनी क्रेडिबिलिटी है? जब जंग कहीं पे भी शुरू होती है, बिल्कुल सबसे पहले खात्मा होता है सच्चाई का, इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सबसे पहले निकलनी शुरू हो जाती है। तो इसको हर एक रिपोर्ट को वन लुक ऑन द ग्राउंड इज वर्थ 1000 रिपोर्ट्स। तो मैं वैसे ही देख रहा हूं कि अभी जब तक कोई रिलायबल सोर्स से पुष्टि नहीं हो जाती है, हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में कि भाई इसको, इनकी बातों पे यकीन करें कि नहीं करें। ठीक है अली शाह, लेकिन यहां पर अगर बात हम करें, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आए कि वर्ल्ड में वो शांति कायम करेंगे। सबसे पहले उन्होंने रशिया और यूक्रेन को लेकर इसी प्रकरण में बात कही थी कि वहां पर शांति कायम कराई जाएगी। तो इससे हम ये समझे कि अमेरिका खुद को विड्रॉल कर रहा है धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की क्या इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले समय में अमेरिका जब खुद को इस परिस्थिति से विड्रॉल कर लेगा
तो कहां खड़ा है रशिया के सामने इस समय यूक्रेन? क्योंकि रशिया तो देखिए अपने आप में यह काबिलियत रखता है, किसी भी समय वो दुनिया से हटा सकता है यूक्रेन को, यह काबिलियत है उसमें, इसमें कोई दो मत दो राहें नहीं है। अब यूक्रेन के साथ इस गतिरोध में उलझे रहना रशिया के साथ एक कदम रखने के बाद लड़खड़ाने जैसा है। लेकिन जेलेंस्की का जो मुल्क है, यूक्रेन की बात मैं कर रहा हूं, उसके आने वाले समय में क्या मायने दिखेंगे अगर अमेरिका खुद को विड्रॉल कर लेता है? क्योंकि मौका परिस्थिति की जो परिस्थितियां हैं वो अमेरिका की तरफ से केवल एक ही जगह पर देखने को नहीं मिली है, इतिहास गवाह है। देखिए, अगर अमेरिका विड्रॉ कर देता है यूक्रेन से, तो यूक्रेन की कोई काबिलियत नहीं रहेगी, कोई क्षमता नहीं रहेगी, यूक्रेन जंग नहीं लड़ पाएगा। अब तक बिल्कुल। जब ये जंग शुरू हुई थी तो ये माना जा रहा था कि शायद 4 दिन में रूस कब्जा कर देगा यूक्रेन पे और ये मामला तभी खत्म हो जाएगा। मगर यूक्रेन ने, देखिए 3 साल हो गए लगभग, और यूक्रेन ने लंबा खींचा इस जंग को, क्योंकि उसके पास वेस्टर्न पावर्स का सपोर्ट था, अमेरिका का सपोर्ट था, जो बाइडेन साहब ने सपोर्ट किया, नाटो का सपोर्ट था, हथियार गोलीबारी वहां से आई। मगर इसमें यूक्रेन की बर्बादी हुई। यूक्रेन को सपोर्ट मान के, एक ढाल बना के अमेरिका ने खूब ये जंग लड़ी है। तो अगर अमेरिका पीछे हट जाए, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, इन्होंने कहा था कि वो सत्ता में आते हैं, 20 तारीख को वो आ रहे हैं ऑफिस के अंदर, तो मैं शायद ये उम्मीद कर रहा हूं कि हो सकता है कि वो अपनी बात पर अटल करें और जंग रोक दें। और क्योंकि जो बाइडेन साहब ने इतना डीप रूटेड कर दिया है ये मामला। जी बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, चर्चा हमारी लगातार जारी है। महाजंग में अब ये हिम्मत वाला बयान जो दिया गया है कि डटे रहेंगे, अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में इसके क्या मायने। यूक्रेन के बीच में बेहद ज्यादा सेंसिटिव सिचुएशन देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा संवेदनशील हालात है। रशिया और यूक्रेन के बीच में अब युद्ध जैसे हालात 2 से 2.5 साल से लगातार बने हुए, इसमें अब कोई दो मत नहीं, क्योंकि पूरा विश्व ये देख रहा है। अब ऐसे में अब व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उनकी तरफ से कहा गया कि उत्तर कोरिया की तरफ से यहां पर रशिया की हेल्प की जा रही है, उनके 3000 जवानों को घायल कर दिया गया। अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में मोहम्मद अली शाह साहब, अगर इसको समझा जाए इस स्टेटमेंट को, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं जेलेंस्की साहब ये समझ रहे होंगे कि अगर विड्रॉल अमेरिका खुद को करता है आने वाले समय में, अगर अपनी डिपेंडेंसी को यूक्रेन को मजबूरन अगर कम करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये इस बयान के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास भी है कि हम मोहताज नहीं है अमेरिका की सहायता के, हम लड़ सकते हैं। जी ऐसा तो है, लेकिन वो नहीं लड़ पाएंगे, मुझे लगता नहीं कि बिना अमेरिका के सहायता के वो इसको खींच पाएंगे। बिल्कुल मुझे ऐसा लग नहीं रहा। हाँ, ठीक है, वो भलाई दिखाए हैं कि हम मोहताज नहीं है अमेरिका के, हम मैनेज कर लेंगे हम, मगर नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता नहीं कि वो, उनमें इतना दमखम, इतने पैसे भी चाहिए होते हैं आपको, आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, आपके पास केवल देशभक्ति तो है, मैं मानता हूं यूक्रेन वालों के पास देशभक्ति है, उनके जज्बा है, जुनून है, जोश है, हौसला है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लेकिन होना अली भी शाह बहुत साहब जरूरी है। कई वो स्ट्रेटजी तो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना अब जेलेंस्की साहब की, जिस समय में सबसे कमजोर है, क्योंकि अमेरिका देखिए खुद को विड्रॉल कर रहा है धीरे धीरे। अब ट्रंप की अगर नीतियों के हिसाब से अगर देखें तो ये नजर आता है कि अमेरिका की इकोनॉमी को फर्स्ट वो मानते हैं, अमेरिका फर्स्ट का उन्होंने नारा भी दिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दरमियान। अब ऐसे में अगर खुद को विड्रॉल कर भी रहे हैं, अब जेलेंस्की खुद को सबसे कमजोर समय में सबसे ताकतवर दिखाने की स्ट्रेटजी को फॉलो करते नजर आ रहे हैं क्या? जी एक तरीके से जी हाँ, मैं बोलूंगा कि जेलेंस्की साहब भी ऐसा ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो इमेज थी वो स्टैंड अप कॉमेडियन की थी, तो लोगों ने बोला कि ये कार्टून है, ये कर रहा है, हंसा मजाहिया कर रहा है। हाँ। इस तरीके से तो लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे थे शुरुआत में। धीरे धीरे जब यूक्रेन ने जंग लड़ी, खींची, देखिए हाथी और चींटी की लड़ाई में चींटी का तो कोई साइज है ही नहीं, हाथी तो इतना बड़ा है, लेकिन वही चींटी जब हाथी के सूंड में घुस जाए तो परेशान कर देगी इतने बड़े हाथी को। बस इस तरीके से मैं देख रहा हूं कि यही हो रहा है यहाँ पर जेलेंस्की और पुतिन साहब के बीच में। जी ठीक है। रशिया और यूक्रेन के बीच में इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक डायलॉग की कोई अभी कंडीशन बची है क्या फिलहाल, अगर बात करें जिस तरीके की सेंसिटिव परिस्थितियां इस समय इस पूरे रीजन में देखने को मिल रही है अली शाह साहब? जी डायलॉग बहुत जरूरी है, और बात से ही तो बात आगे बढ़ती है, तो डिप्लोमेसी से बात आगे बढ़ती है। बंदूक से, गन से कभी पीस नहीं आएगी, बस पीसेस होंगे उससे। तो अभी ऐसे अहम मौके पे ये हुआ है, यूक्रेन की सेना, यूक्रेन अभी
तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूर के एक ड्रोन फायर हुआ था। एक क्या 8 ड्रोन फायर हुए थे रूस के अंदर घुस के, और यूक्रेन के पास ऐसे है नहीं ड्रोन्स। आप अगर देखें यूक्रेन का सबसे लंबा ड्रोन, सबसे दूर जाने वाला 700 मीटर के करीब होगा, और अगर 2000 किलोमीटर पे ड्रोन फायर गया है ड्रोन, तो यानी कि कोई यूक्रेनी सेना रूस के अंदर तकरीबन 1300 किलोमीटर अंदर गई होगी, तब जाके ये फायर किया होगा, तब जाके उन्होंने ये ड्रोन चलाया होगा वहां पे। तो जब ये पीस टॉक्स, डायलॉग्स, डिप्लोमेसी होने वाली थी, तब ये ऐसा हुआ और ये बात पूरी बिगड़ गई। आज से तकरीबन 1 साल पहले फिर भी प्रेसिडेंट पुतिन साहब के घर पे, उनके फ्लैग पोस्ट पे, राष्ट्रपति भवन के फ्लैग पोस्ट पे भी ड्रोन अटैक हुआ था। तो जब अभी गुंजाइश बिल्कुल है, मगर लेकिन बहुत समय समय मुश्किल पर है, अली बहुत शाह ज्यादा साहब लगता है कि जेलेंस्की साहब जो हैं वो इस गुंजाइश को अपने आप ही शून्य कर देते हैं, क्योंकि कभी तो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस लड़ाई को शांत करा सकते हैं, इस गतिरोध को एक स्थायी रूप दे सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इन परिस्थितियों को। लेकिन दूसरी तरफ जब हल्का सा सुगबुगाहट देखने को मिलता है कि शांति व्यवस्था को लेकर थोड़ी सी बातचीत होती है, उसी तरीके से फायर हो जाता है। जब अमेरिका की तरफ से थोड़ी सी छूट मिलते ही जेलेंस्की साहब पूरे तरीके से हावी होने की कोशिश करते हैं पुतिन साहब पर, तो कहीं ना कहीं इन संभावना को खुद ही क्षीण कर देते हैं क्या? जी, एक तरीके से जी हाँ, मैं देख रहा हूँ कि अभी वो अपने ही असल में नुकसान करवाते हैं। ठीक है। और जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हिंदुस्तान की इंटरवेंशन की वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, एक मोमेंटरी सीज फायर तो हुआ था वहां पर। हाँ। इसमें, और जब ये हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था बड़े सक्सेसफुली, जब यूक्रेन से हम लोग 30,000 से ज्यादा ऊपर छात्र वापस ले आए थे, हिंदुस्तानी क्या, हम बाहर के अन्य राष्ट्रों के लोगों को रेस्क्यू करके आए थे, तब पाकिस्तान की बसों पे भी हिंदुस्तान का झंडा था एक सुरक्षा कवच के तौर पे। चलिए, तो हम जी हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है सर, माफी चाहूंगा, बीच में रुक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े जनतंत्र टीवी को समय आपने दिया। अब देखने की बात यह है कि अब ये परिस्थितियां आने वाले समय में किस तरीके से न्यूट्रलाइज होंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना है, अब देखते रहें जनतंत्र।